इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। हेलो, मेरा नाम अनुराग है। फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम चार्ज के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें चार्ज को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो चार्ज को समझने के लिए यहाँ डेफिनेशन दे रखी, चार्ज इज फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है और ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसमें ये समझिए कि एटम क्यों यूज किया गया है, एटम क्यों लिया गया है। देखिए, 9th क्लास में पढ़ा है आपने, एटम के 3 पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब आप ये समझिए कि चार्ज आता क्यों है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। हमारे आसपास कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो कैसे आता है ये समझ लीजिए। कहने का मतलब ये, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एटम से मिलकर बना होता है, उस और एटम से, काफी सारे एटम से मिलकर बना होता है। जो चार्ज आता है वो एटम पर आता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे, मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो देखिए यहां से नेगेटिव चार्ज निकल गया। जब नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा किसी ऑब्जेक्ट से तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अब इसको समझिए, जब एक जैसे चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे से धक्का देते हैं, तो इसको कहते हैं रिपेल ईच अदर। जैसे जैसे देखिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को से दूर भागेंगे, एक दूसरे को धक्का देके दूर भागेंगे। ऐसी नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों भी एक दूसरे को धक्का देके दूर भागेंगे, तो रिपेल ईच अदर कहेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जब अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो ये चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, एक दूसरे की ओर जाएंगे तो इसको कहेंगे चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। जैसे आप लोगों को मालूम है, जैसे कि लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ठीक है, वैसे ही चार्ज की भी एक यूनिट होती है। चार्ज को हम किस में नापेंगे, तो उसको, चार्ज को हम कूलाम में नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर दे रखा 1 कूलाम चार्ज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा उसको हम 1 कूलाम चार्ज कहेंगे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो देखिए। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं Q इक्वल टू एन ई। अब ये चार्ज के लिए एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पर ये Q होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीनों चीजों को बता दिया है यहाँ पर। अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको और एक्सप्लेन करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को और बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesan.com में जाकर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। करंट क्या होता है? तो करंट के बारे में पढ़ने के लिए, डेफिनेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूले को देखेंगे, इसके मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है करंट। तो करंट को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले, मैथमेटिकली फॉर्मूले को देखते हैं। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं, आई इक्वल टू, हम करंट को आई से लिख रहे हैं, चार्ज को क्यू से लिख रहे हैं और टाइम को टी से लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें जो है जब भी फिजिक्स में अपॉन में अगर टाइम दे रखा होता है तो उसको हम डेफिनेशन बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, रेट कर देते हैं इसको। यानी कि सिंपल तरीके से और समझ लो कि एक सेकंड में, इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर एक सेकंड में, यहां पर इसकी वैल्यू अगर एक कर दें, एक सेकंड में, एक सेकंड में जितने चार्ज फ्लो हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट, या तो आप एक सेकंड कर दो कि एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको करंट कहेंगे, या इसको रेट कर दो कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो डेफिनेशन बन जाएगी, इसको हम कर देंगे रेट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और यूनिट्स दे रखी हैं। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये थोड़ी छोटी यूनिट है, कभी कभी काफ़ी छोटी यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे लंबाई की यूनिट होती है मीटर, उससे छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर। ठीक है, उससे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर। तो इसी तरीके से यहाँ पर करंट की छोटी यूनिट्स दे रखी हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। एम को मिली एम्पियर कहते हैं। यहाँ पर ये माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। यहाँ पर म्यू, यहाँ पर ये म्यू है, इसको म्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यू बना दो, यू बनाते हैं और आगे की तरफ ये निकाल देते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ करंट इन यूज टूडे। दे आर डायरेक्ट करंट, इसको हम डीसी कहते हैं, एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम एसी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए कि एसी करंट और डीसी करंट होता क्या है। डीसी करंट और एसी करंट, इसको शॉर्ट में एसी करंट बोलते हैं,
और इसको डीसी करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये समझ लीजिए ये दोनों करंट होते क्या हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के घर में जो लाइट यूज होती है, जिससे घर की सारी चीज चलती हैं, टीवी फ्रिज वगैरह सारी चीजें चलती हैं, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सारी चीजें चलती हैं। और डीसी करंट इसको कहते हैं कोई भी बैटरी जिसमें प्लस माइनस लिखा होता है, कोई भी बैटरी का करंट, चाहे वो 5 रुपए का सेल हो, छोटा सा रिमोट का सेल हो, या आपके इन्वर्टर की बैटरी हो, उसमें से जो करंट निकलता है उसको कहते हैं डीसी करंट। ठीक है, तो इसमें डीसी करंट हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ज्यादातर डीसी करंट के बारे में ही पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें एक ये लिखा हुआ है, इन अ डायरेक्ट करंट, इन इन अ डायरेक्ट करंट द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब ये और पढ़ेंगे हम कि इन अ डायरेक्ट करंट द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वन डायरेक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हम डायरेक्ट करंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट when the when the electric charge is flowing in one direction, the current will flow in the opposite direction। इसको समझ लीजिए, जब कोई किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अभी बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन वही है। अब इसमें ये लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए पहले। व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रिकल चार्ज एक तरफ फ्लो करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इसको डायग्राम से समझेंगे। ये देखिए डायग्राम है। अब यहाँ पे देखिए ये एरो दिखाई दे रहा है आपको, डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रेड कलर के डॉट से दिखाया है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। कहने का मतलब ये है, जब चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब किसी भी कंडक्टर में यानी कि किसी भी तार में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक डायग्राम के जरिए समझाया गया आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से ही आप लोगों के दिमाग में आ जाता है जो बड़ी बड़ी जैसे टीवी वगैरह में और हमारे रेडियो है, जो पुराने चलते थे डैग रेडियो वगैरह, इसमें जो सर्किट लगे होते थे उनको आप लोग कहते थे सर्किट। और वही चीज आती है दिमाग में। लेकिन सर्किट को समझने के लिए हम यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को समझेंगे। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। अगर किसी बल्ब के साथ एक बैटरी को जोड़ दिया जाए और यहाँ पर स्विच लगा दिया जाए, ठीक है, जब इसको तारों से जोड़ दिया जाता है तो ये एक सर्किट बन जाएगा। इसी को ही हम सर्किट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सर्किट कई तरीके से बन सकता है और काफी सारी चीजें, रेजिस्टेंस वगैरह कैपेसिटर वगैरह लगा देते हैं तो और ज्यादा थोड़ा सा सर्किट थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन सर्किट को समझने के लिए सिंपल इस तरीके से समझेंगे कि सर्किट कहते किससे हैं। कि जब इलेक्ट्रिक वायर्स में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जोड़ दिया जाए और उसके साथ एक बैटरी लगा दी जाए और उसको ऑन कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट आर क्लोज लूप और path which form a network of electrical components where electrons are able to flow. This path is made using electrical wire and is powered by a source like a battery। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप होता है और पाथ होता है किसका, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट्स का एक लूप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं।
दिस पाथ इज मेड यूजिंग इलेक्ट्रिकल वायर, इस पाथ को किससे, इलेक्ट्रिकल वायर से बनाया जाता है और इसको एक बैटरी से पावर दी जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए समझ लेते हैं हम V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन की, इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और Q आप पढ़ चुके हैं पहले, Q क्या होता है, चार्ज होता है, और W आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको वर्क कह रहे हैं। आप लिखना चाहें तो और अलग से लिख सकते हैं, वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इक्वल टू चार्ज और V इक्वल टू वर्क डन, लिख सकते हैं आप। ठीक, तो हम, मैं जो डेफिनेशन करा रहा हूँ, सारी डेफिनेशन फिजिक्स में जो कराता हूँ, पहले फॉर्मूले को लिखवाता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों को। तो पहले फॉर्मूले को समझ लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है। तो इसमें डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो नीचे Q दे रखा है, नीचे Q दे रखा है, इसमें जो है इसको यूनिट कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू 1 कर देंगे, इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी, देखिए कि जब दो पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इसको ए पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब डेफिनेशन बनाते हैं इस फॉर्मूले से। जब यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज का मतलब उसकी वैल्यू 1 है, जब यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क लग रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको डेफिनेशन में लिख दिया है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क यानी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस तरीके से डेफिनेशन याद करेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही है ये, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको, इसकी यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। अब आती है बात जब 1 वोल्ट डेफिनेशन, 1 वोल्ट किसको कहते हैं। तो इसको समझने के लिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप लोगों को याद नहीं करनी है अलग से, सिर्फ सबसे आसान तरीका है, आप वोल्ट किसका, किसकी यूनिट होती है ये देखना है। वोल्ट यूनिट तो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को उठा लेंगे। तो इसमें देखिए क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में लगा रहे हैं हम ये सारी चीजें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। तो हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम जब W इक्वल टू 1 रख देंगे यहाँ पर, और Q इक्वल टू 1 रख देंगे, जब यहाँ पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू फिर V की वैल्यू क्या निकल के आएगी, V की वैल्यू हो जाएगी 1। V की वैल्यू 1 हो गई। देखिए V की वैल्यू 1 आ रही है।
तो डेफिनेशन कैसे बनेगी यहाँ पे, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कि जब 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इसको समझ लीजिए दोबारा से, 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ये पॉइंट ए हो गया और ये एक पॉइंट बी हो गया, यानी कि वन यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर एक जूल वर्क लग रहा हो, एक जूल कार्य लग रहा हो, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वहां पर होगा 1। निकाला कहां से, इस वाले फॉर्मूले से निकाला है मैंने, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से निकाला है, ठीक है, क्लियर। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ओम्स लॉ में होता है, एक यूज करते हैं बी प्रोपोर्शनल टू आई और टी इक्वल टू, सॉरी, टी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा राइट लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। टी एट टी इक्वल टू कांस्टेंट बी प्रोपोर्शनल टू आई, किसी मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, कोई तार की बात करें, जब टेम्परेचर एक जैसा रहे तो कोई भी कंडक्टर है या कोई भी तार के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें बहने वाले करंट के प्रोपोर्शनल टू होगा, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, जब भी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट का इंटू हो जाता है। कांस्टेंट को कहते हैं, यहाँ पर जो कांस्टेंट का इंटू हो रहा है वो आर है, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट का इंटू हो रहा है यहाँ पर वो आर है। इतना ध्यान रखना है कि जब भी प्रोपोर्शनल टू साइन हटता है तो किसी एक कांस्टेंट का इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू साइन हटा के एक कांस्टेंट का इंटू कर दिया, वो आर है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ओम्स लॉ की। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 points ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। ये हो गई ओम्स लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में ये ग्राफ दे रखा है, V और I के बीच जो ग्राफ बनता है उसके बारे में वो है ये कि ये जो y एक्सिस है उस वो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है x एक्सिस, और V और I के बीच जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से आता है, एक लाइन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ये वही है जो ओम्स लॉ में आर निकल के आया था, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये किसी भी कंडक्टर की, एक कंडक्टर जिनमें करंट फ्लो होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने में से गुजरने वाले करंट को रोकती है, इसी को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। जो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो अपने में से गुजरने वाले करंट को रोके, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये, कुछ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि चार्ज को खर्च कर लेते हैं, ठीक है, उसी को ही कहते हैं रजिस्ट। अब इसकी जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो होती ओम। इसको बनाते कैसे हैं ओम को, ओम ये लिखा हुआ, ओम को बनाते कैसे मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से ओम को इस तरीके से बनाते हैं, ये ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
अब 1 ओम की डेफिनेशन आ गई। 1 ओम की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपने 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनाई थी वैसे ही बनानी है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दी। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पीयर देन पोटेंशियल सॉरी देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ किस तरीके से डेफिनेशन बनानी। V इक्वल टू होता है आपके पास IR, ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या कि V की वैल्यू को हम 1 कर देंगे और I की वैल्यू को 1 कर देंगे, तो R की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। ठीक है, V की वैल्यू को 1 कर देंगे, I की, तो R की वैल्यू 1 हो गई। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पीयर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये देखते हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है कब बढ़ जाता है कब कम होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो R प्रोपोर्शनल टू L, सबसे पहले मैथमेटिकली समझते हैं। सबसे पहले ये होता है R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि इसका मतलब ये है कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, यानी मेटेलिक कंडक्टर यहाँ पर तार ले लेते हैं, कोई तार है उसका उसकी लंबाई L है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? वो होगा आपके L के, R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि L की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू बढ़ेगी और L की वैल्यू कम होगी तो R की वैल्यू कम होगी। यानी कि और आसान तरीके से समझिए, जितना लंबा तार होगा उसका उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम लंबाई का तार होगा उसका उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। R प्रोपोर्शनल टू 1/A, या इसको R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब हो गया ये कि जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर A जो है, A क्या है? A है यहाँ पर तार का एरिया, तार का एरिया। यहाँ पे तार की बात ले रहे हैं, तार के एग्जांपल से समझा रहे हैं, तो तार का एरिया होगा। अब ये इसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं किस तरीके से तार का एरिया कैसे लेना है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए तार, देखिए यहाँ पे समझिए, एक मोटा सा तार ले लेता हूँ, ये तार छोटा सा ही है लेकिन मैंने इसको काफी बड़ा मोटा करके बड़ा करके बनाया है। अब ये तार है बहुत ही, वैसे देखें आंखों से देखने पर बहुत छोटा होता है तार, ज्यादा पतला होता है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए बड़ा हूँ। अब जो यहाँ पर जो स्पेयर बन रहा है, जो ये क्या है? एरिया ऑफ स्पेयर। यहाँ पर जो ए है वो क्या है? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। तो ये ए तार की मोटाई है, एक तरीके से इसको हम तार की मोटाई कह सकते हैं या किसी कंडक्टर की मोटाई कह सकते हैं। तो वहां पर ए है, तो कुल मिला के ये है रेजिस्टेंस जो है तार की मोटाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल की मोटाई के। अगर जितना ज्यादा, देखिए समझ लीजिए, तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, समझ रहे हैं? और तार की मोटाई जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ये यहाँ पर उल्टा है, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर हम देखिए, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर मान लें और इसको सेकंड मान लें इक्वेशन, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन लिखी है फर्स्ट और सेकंड को मिला के लिखी है मैंने। ठीक है, एल आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, दोनों को साथ में लिख लिया फर्स्ट और सेकंड को। तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए हो जाएगा, वो सॉरी एल अपॉन ए हो जाएगा। और जब भी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है, मैंने फिजिक्स में पहले भी बताया आपको, तो एक कांस्टेंट का इनटू होता है। यहाँ पर कांस्टेंट का इनटू कर रहे हैं रो,
रो, इसको रो को इस तरीके से बनाते हैं रो, ठीक है। तो रो को इस तरीके से बनाते हैं। तो ये आ गया रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया एक निकल के, हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये देखिए डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L and inversely proportional to the area of cross section A। जो मैंने बताया है वही है यहाँ पर। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का मतलब ये है कि कोई तार है जिसकी मोटाई सब जगह बराबर है, तो यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर हो गया। उसको हम तार मान के मैंने पूरा समझाया। ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ L है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। तो वही चीजें हैं जो मैंने लिखवाया यहाँ पर, जो मैथमेटिकली कराया था वही लैंग्वेज में है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। चलिए आगे देखते हैं अब। वेयर रो इज, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ बाकी सारी चीजों को। वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड is called the electrical resistivity of the material of the conductor। इसको रो को क्या कहते हैं, is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the metallic conductor। किसी मेटेलिक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको, और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर आप जानते हैं, ओम मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर होता क्या है? तो रजिस्टर इस तरीके के होते हैं, देखिए आप, रजिस्टर इस तरीके से होते हैं। जो पुराने डैग और रेडी होते हैं उसमें तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब जो नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए उसमें ये नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, इनका बनाने का तरीका चेंज हो गया है। लेकिन रजिस्टर क्या होता है ये समझाने के लिए मैं इस पिक्चर को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए, register a passive electrical component with two terminal that are used for either limiting or regulating the flow of electric current in electrical circuit। यानी कि एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये, जिसके दो दो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल इनको कहेंगे टर्मिनल, एक ये टर्मिनल हो गया और एक ये टर्मिनल हो गया। ये दिखाई दे रहे हैं आपके, ये टर्मिनल हो गए। और ये किस लिए यूज किए जाते हैं? लिमिटिंग और या रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ करंट, लिमिटिंग या फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। यूज क्या है इसका? द मेन पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस इज रिड्यूस द reduce the current flow and the to lower the voltage in any particular portion of the circuit। किसी पर्टिकुलर पोर्शन में करंट के फ्लो को कम करने के लिए और वोल्टेज को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रजिस्टर्स इन सीरीज। अब कुछ रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, देखते हैं। देखिए इसको समझने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं। ये तीन रजिस्टर्स को R1, R2 और R3, इनको सीरीज में जोड़ दिया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है, सीरीज क्रम में जोड़ दिया गया है। अब रजिस्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रजिस्टर को दिखाने के लिए इस तरीके से लाइन कर देते हैं। ये क्या है, रजिस्टर हो गया ये इतना, ठीक है। और यहाँ पर सर्किट में ये अमीटर है, ये जो है अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ये एक बैटरी लगी हुई है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। ये स्विच लगा हुआ है। स्विच आप लोग जानते हैं काम क्या होता है स्विच का। अच्छा, सर्किट में हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। देखिए यहाँ पर ये करंट दिखाया गया है,
इस तरीके से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया डायग्राम के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब कुछ दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ा जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात कही जा रही है। इन चारों का मतलब क्या है? ये चारों का मतलब सेम है, टोटल रिजल्टेंट, ओवरऑल इफेक्टिव, चारों का मतलब सेम है। अगर क्वेश्चन में ये चारों में से कोई भी वर्ड आता है तो उसका मतलब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में। और ये निकालते कैसे हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है कि पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तीनों जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू को जोड़ देंगे तो पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें वही डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम को ले लिया है। यहाँ पे तीन रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तीन तीन को लेके कर रहे हैं। ठीक है, आप तीन दो दो से ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं, चार पांच कितने भी ले सकते हैं, उससे प्रूफ हो जाएगा आपको। तो इसके करने के लिए सबसे पहले करेंट थ्रो ईच रजिस्टर इन सेम, ये समझ लीजिए पहले कि इस वाले सर्किट में जब सीरीज में रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं तो तीनों रजिस्टर में R1 R2 R3 में तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। यानी कि जो करंट जहाँ से बैटरी से जा रहा है आई, वो तीनों में सेम होगा, उसकी वैल्यू आई सेम होगी तीनों में ही सेम होगी बैटरी। यहाँ पर भी आई होगा और इस वाले रजिस्टर में भी आई होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टोटल वोल्टेज। यहाँ पर टोटल वोल्टेज निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आई सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज बदल जाएंगे हर रजिस्टर में। हर रजिस्टर का अलग अलग वोल्टेज होगा। इसका V1 होगा, मैं लिख देता हूँ, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। ठीक है, V और नेक्स्ट देखते हैं वी नो दैट V इक्वल टू आई आर। जो ओम्स लॉ में फॉर्मूला निकल के आया था वो है V इक्वल टू आई आर। तो उसको उसके इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ओम्स लॉ तीनों रजिस्टर में लगाते हैं हम। यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि जो ये वाला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम तीनों रजिस्टर में लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहले में लगाएंगे यहाँ पहले वाले रजिस्टर में, तो यहाँ पर क्या वोल्टेज कितना है, V1 है, आई कितना सेम है, आर कितना R1 है। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये हो जाएगा। दूसरे वाले में लगाते हैं ये फॉर्मूला तो क्या हो जाए, यहाँ पे V2 है, आई है और R2 है। ठीक है, तो V2 इक्वल टू आई R2। ऐसे ही तीसरे वाले में लगाएंगे तो तीनों तीसरे वाले में भी ये आएगा V3 इक्वल टू आई R3। अब देखिए करेंगे क्या, इक्वेशन ए और बी दोनों को साथ में लिखेंगे। किस तरीके से, देखिए आप फ्रॉम ए और बी लिख सकते हैं या फिर आप सीधे सीधे ये चारों वैल्यू निकल के आई है, V1 V2 V3, इन चारों की जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में रख दीजिए फर्स्ट में। ठीक है, देखिए कैसे रखना है। देखिए यहाँ पे V की वैल्यू आई आर रख दी, यहाँ पे B की जगह पे V1 की वैल्यू रख दी, V2 की वैल्यू रख दी और V3 की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। I कॉमन ले लिया, तीनों में से I कॉमन आ रहा है, तीनों में से I कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल हो जाएगा। देखिए I से I कैंसिल हो गया तो लास्ट में क्या बचेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। जब रजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, देखिए ये तीन रजिस्टर है, एक R1 है, ठीक है, R1 है, R2 है और R3, तीन रजिस्टर को पैरेलल जोड़ दिया गया। ठीक है, पैरेलल का मतलब इस तरीके से जो पैरेलल लाइनें होती हैं दो,
उस तरीके से जोड़ा गया है। अब जब रजिस्टर को पैरेलल जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो टोटल या रिजल्टेंट या ओवरऑल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये रजिस्टर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत होगी। जैसे कि सीरीज पैरेलल इन सीरीज में डायग्राम यूज किया था, वैसे ही हम यहाँ पर ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर्स पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर करंट जो है हर रजिस्टर में अलग अलग होगा। यहाँ पर I1 होगा, यहाँ पर I2 होगा, ठीक है, यहाँ पर इस वाले सर्किट में I3 होगा, यहाँ I3 होगा। ठीक है, और V सेम होगा तीनों में, तीनों में V सेम होगा। चलिए करते हैं इसको। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जो जो हर एक रजिस्टर में वोल्टेज सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा, जो जो सर्किट में वोल्टेज होगा, जो सर्किट में वोल्टेज है उसी के बराबर वोल्टेज होगा हर रजिस्टर में। नेक्स्ट है टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल जो करंट होगा वो, जैसे ये देखिए, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरीके से करंट जो है I1 I2 और I3 का सम होगा। जो टोटल करंट होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। दैट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और हम जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में, I इक्वल टू वी आर। ये ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या कि हम हर एक रजिस्टर के लिए, हर एक रजिस्टर में ये फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल टू बी आर। ठीक है, देखिए किस तरीके से, वाई अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा देना है आप लोगों को। यहाँ पर पहले वाले में लगाते हैं, पहले R1 में लगाएंगे तो यहाँ पे करंट I1 है, V सेम है इसमें, और रजिस्टर कितना, रेजिस्टेंस कितना R1 है। दूसरे वाले में लगाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू वी R2, और तीसरे वाले में जब लगाएंगे I3 इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा। तो ये तीन आ गए। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि इस वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन को नाम दे देंगे, इक्वेशन ए नाम दे देते हैं। ठीक है, जो I1 I2 और I3, इन चारों की वैल्यू, I1 I2 I3, इन चारों की वैल्यू को हम इक्वेशन ए में रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पर वही किया है, I1 और I2 I3 की वैल्यू इसमें इक्वेशन ए में रख दी है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बचेगा। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, when electric current passes through a high resistance wire, the wire becomes and produce heat. This is called heating effect of current। यानी कि जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इसी को ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझिए जैसे कपड़े प्रेस करने वाली जो प्रेस होती है, उसी उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके के वायर लगे होते हैं। जब उसमें
इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो वायर गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे प्रेस गर्म होती है। पानी गर्म करने वाली रॉड तो आपने देखी होगी, उसमें भी इसी तरीके से होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो उसके अंदर जो मौजूद तार होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। गीज़र हुए, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ों में ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसके बारे में मैथमेटिकली पढ़ लेते हैं। कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उतनी हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो डब्लू है उस वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और एच है वो क्या, हीट प्रोड्यूस, जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो डब्लू इक्वल टू एच, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये फॉर्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये करंट की डेफिनेशन है। V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, इनकी तीनों की मदद से हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं आगे। अब ये चार फॉर्मूले निकलेंगे, मैंने इस तरीके से टेबल में बना के दिखाएं। सबसे पहले इसे नंबर एक की बात कर लेते हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, Q का इंटू हम यहाँ कर देंगे तो वी क्यू हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात, सेकंड नंबर की बात करते हैं। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है ये वाला, करंट की डेफिनेशन है ये। ठीक, अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी, इसका इंटू यहाँ कर दिया। ठीक है, और डब्ल्यू इक्वल टू, ये क्यू इक्वल टू आई टी है, और ये डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, ये वाला फॉर्मूला लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में Q की जगह पर हम क्या कर देंगे, आई टी रख देंगे। तो Q की जगह पे आई टी रख दिया तो W इक्वल टू वी आई टी हो गया। तो एक फॉर्मूला ये आ गया। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ होता है। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। और हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा W इक्वल टू वी आई टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V की जगह पर हम रख देंगे आई आर ऊपर, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर जब रख दिया V की जगह आई आर, तो W इक्वल टू आई, और आई स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी आर टी ऐसी कैसी। तो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट फॉर्मूले को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करेंगे ओम्स लॉ को ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, उसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं ओम्स लॉ के, लेकिन इसमें आर का डिवाइड दे दिया नीचे। W इक्वल टू वी आई टी फॉर्मूला अभी हमने निकाला, ये वाला फॉर्मूला निकाला है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, W इक्वल टू वी आई टी में I की वैल्यू हम रखेंगे V अपॉन आर, V अपॉन आर आई की वैल्यू रख देंगे। तो वी टी ऐसी कैसी, V अपॉन आर। अब ये हो जाएगा W इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये हो गया। तो चार फॉर्मूले आ गए, एक ये और एक ये, चार फॉर्मूले आ गए। अब चारों को एक साथ देखते हैं, मैं साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चारों को एक साथ देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूले आए तीन फॉर्मूले हैं। W इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, और वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। और जब ये W के लिए हैं, ये H के लिए भी होंगे। H के लिए, H आप लोगों ने पढ़ा है पीछे क्या होता है, क्योंकि W इक्वल टू हमने क्या होता है डेफिनेशन में पढ़ा था, W इक्वल टू H होता है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उतनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो W के लिए भी यही फॉर्मूले होंगे और H के लिए भी यही फॉर्मूले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क होता क्या है, मैथमेटिकली देखते हैं। पहले मैथमेटिकली देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए डेफिनेशन बनाने के लिए इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। अगर टाइम को हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में, अगर इलेक्ट्रिकल वर्क किसी सर्किट में 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क
हो रहा है उसी को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। इसको दूसरी तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब एक, उसकी वैल्यू 1 सेकंड है, ठीक है, 1 सेकंड में जितना वर्क होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट कर दिया है, इलेक्ट्रिकल वर्क को W से रिप्रेजेंट करा है, और T को स्मॉल टाइम को स्मॉल t से, ठीक है। तो इसको जो है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी फॉर्मूला आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट। इसकी ऐसा यूनिट होती है वाट, इसको W से लिखते हैं, वाट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, P के पावर के, इलेक्ट्रिकल पावर के इतने सारे ये फॉर्मूले होते हैं। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, देखिए अभी पिछले पेज में W के मैंने जितने फॉर्मूले कराए थे 3, ये वही फॉर्मूले हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर W के फॉर्मूलों में T नहीं है, बस बाकी सेम W वाले ही फॉर्मूले हैं ये। क्यों, क्योंकि P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, W इसमें जो है T का डिवाइड हो रहा है सब में, इसलिए T कैंसिल हो जाएगा, आप मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो पावर में W जैसे फॉर्मूले हैं, बस T नहीं होगा, सब में T हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 वाट। 1 वाट को देखते हैं हम। तो 1 वाट की डेफिनेशन बनाने के लिए P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी यूज करेंगे, क्योंकि वाट किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला लेंगे यहाँ पर। अब करेंगे क्या, जब W की वैल्यू 1 कर देंगे, T की वैल्यू 1 कर देंगे, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। आप इससे डेफिनेशन बना सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रिक वर्क 1 जूल होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पावर 1 वाट होगी। डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, ये रिलेशन आ गया यहाँ से, ये रिलेशन आ गया। जब इसका इंटू यहाँ कर देंगे, तो 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। देखिए कुछ खास यूज नहीं है, बस जो आगे जो टॉपिक कराऊंगा मैं उसमें बस ये यूज होगा ये, कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस यूज होना है, इसलिए मैंने ये कराया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि जो घरों में बिजली यूज करते हैं उसकी यूनिट किस तरीके से बनती हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर कमर्शियल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को इस तरीके से लिखते हैं। तो जो यूनिट बनती है वो किस तरीके से बनती है, किलोवाट आवर के हिसाब से। अब 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ये देखिए 1 किलोवाट आवर को अगर निकालेंगे, जो 1 किलोवाट है वो 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट होती है। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, ठीक है। वो पावर में रह गई है, इलेक्ट्रिक पावर में रह गई, चलो यहाँ कर लीजिए। 1 किलोवाट, सिर्फ 1 किलोवाट की बात करें तो 1000 वाट होगा, और 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे को हमने अलग ले लिया है, 1 आवर, ठीक है। अब ये ऐसी की ऐसी बाकी सारी चीज ऐसी कि 1 आवर को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3600, ये वाट हो गया। अब वाट को यहाँ लिख दिया है अलग, वाट टू सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हो गया 1000 इंटू 3600 वाट इंटू सेकेंड। अब वाट इंटू सेकेंड को ध्यान दीजिए, पीछे वाले पेज पे मैंने फॉर्मूला कराया था, एक चीज प्रूव कराई थी, 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड को हम 1 जूल लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो कराया था मैंने। तो यहाँ पे
1 किलोवाट इक्वल टू हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसी को ही हम कहते हैं 1 यूनिट, इसी को ही हम कहते हैं 1 यूनिट। ठीक है, फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।